नमस्कार दोस्तों, गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 बिहार बोर्ड की पुस्तक इतिहास की दुनिया का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक की विषय सूची में लगभग 8 चैप्टर हैं, जिसमें भौगोलिक खोजें हैं, उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करेंगे, फिर फ्रांस की क्रांति, उसके बाद विश्व युद्धों का इतिहास जिसमें प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध का जिक्र किया गया है, उसके बाद नाजीवाद फाशीवाद का अध्ययन किया गया है, उसके बाद वन्य समाज और उपनिवेशवाद, यानी कि जैसे जैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था सबसे पहले यहाँ के वन के निवासी आदिवासियों ने ही उनका विरोध सर्वप्रथम करना शुरू किया, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद शांति का प्रयास यानी कि यूएनओ और राष्ट्र संघ का अध्ययन करेंगे। उसके बाद कृषि और खेतिहर समाज, ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का चैप्टर आ जाता है जिसका हम लोग इतिहास के पुस्तक में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इकाई प्रथम, भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री घटनाओं, उसके बाद भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका मतलब हुआ कि विश्व में जितने भी आज तक की घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें से दो घटनाएं हुई हैं। प्रथम घटना है समुद्री यात्राएं और दूसरी है भौगोलिक खोजें। ये दो घटनाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है विश्व के इतिहास में। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, उनमें से खोजें भी शामिल हैं। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले दो देश कौन है? दो देश, एक में है स्पेन और दो में है पुर्तगाल। ये प्रश्न एक बना था TRE 2 में। आप भी ऐसे ही पुस्तक लेकर बैठें और लिखते चलेंगे जो हम बोलेंगे TRE 2 में, और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इसका प्रश्न बना था। स्पेन और पुर्तगाल पूछा था कि भौगोलिक खोजों का शुरुआत करने वाले निम्नलिखित दो देश हैं? तो एक है स्पेन और दूसरा है पुर्तगाल। इस प्रतिस्पर्धा में पीछे धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। शुरुआत इन दोनों ने नहीं किया, लेकिन ये पिछड़ते चले गए समय के साथ, और नए देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी इस दिशा में अधिक सफलता मिली। आइए इन देशों को हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि ये देश कहाँ स्थित है। हमारे सामने विश्व का नक्शा है। इसमें हम सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल को देखेंगे कहाँ है। सबसे पहले यहाँ पे 4 महाद्वीप दिया हुआ है। एक एशिया महाद्वीप है। आइए देखते, देखिए कौन कौन है। 7 महाद्वीप दिया गया है। देखिए यहाँ है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद है साउथ अमेरिका, उसके बाद है अफ्रीका, ऊपर है अफ्रीका के ऊपर है यूरोप, ऊपर यूरोप है, उसके बाद एशिया है और नीचे ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे है दक्षिण में अंटार्कटिका है। इसमें से हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? यूरोप का। देखिए यूरोप कहाँ है? यहाँ है यूरोप, ठीक है ना। यहाँ से लेते हुए इसको यूराल पर्वत एशिया को और यूरोप का सीमा निर्धारित करता है, जो यहाँ इसके समथिंग में स्थित है। यूराल पर्वत। क्वेश्चन बनेगा कौन पर्वत है जो एशिया और यूरोप की सीमा साझा करता है? तो कौन सा पर्वत होगा? यूराल पर्वत। आइए अब हम लोग देश को देखते हैं, कौन कौन देश हैं। यह है एशिया, ठीक है ना। एशिया इधर गया। ये है यूरोप। ये टोटल यूरोप है, जिसमें यहाँ पे यूके है, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड है, यहाँ है स्पेन और यहाँ है पुर्तगाल। ये जो देश हैं, दोनों देश सबसे प्रथम भौगोलिक खोज की शुरुआत की है, और लेकिन धीरे धीरे पिछड़ते गए, और समय के साथ सबसे आगे कौन आ गए? इंग्लैंड आ गया। उसके बाद आ गया हॉलैंड। हॉलैंड को ही नीदरलैंड कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे है नीदरलैंड, ठीक है ना, ये वाला देश है। उसके बाद है फ्रांस। फ्रांस यहाँ पे है। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी यहाँ पे, यानी कि ये जो बाउंड्री से सटे हुए हैं, इन्होंने ही सबसे प्रथम भौगोलिक की जो शुरुआत की, और आज भी ये
यूरोप के ही देश ही सबसे पहले विकसित हुए और आज भी सबसे ज़्यादा विकसित हैं, ठीक है ना। पुर्तगाल के जो यात्री थे, कौन, वास्को डी गामा, यहाँ है पुर्तगाल, देखिए यहाँ से यात्रा शुरू किए और यहाँ एक केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर है और इसका चक्कर लगाते लगाते मतलब यहाँ पे गुम हो गए थे, ठीक है ना। गुम हो गए तो यहाँ पे अरब है, अरब, और इनको जाना था कहाँ, यहाँ इंडिया। और तब यहाँ गुम होते हुए मतलब किनारे किनारे ही लोग जाता था, ज़्यादा अंदर नहीं जाता था। तो यहाँ के एक यात्री थे अब्दुल मजीद, उन्हीं की सहायता से ये अरब की खाड़ी होते हुए कहाँ पहुँचे, साउथ इंडिया में पहुँचे, केरल के तट पर, और वहाँ जमोरिन ने उनका स्वागत किया। आइए अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी देश थे वो एक दूसरे को क्यों खोज रहे थे, मतलब यूरोप चाहे जो भी देश हैं, क्योंकि उनको मेन मकसद था व्यापार एवं वाणिज्य, यानी कि अपना सामान मतलब सामान को बनाना और उसके लिए एक मार्केट ढूंढना और उसको बेचना, ठीक है ना। और एक दूसरे से और गए वहाँ पे और सभ्यता, अब जब जाएंगे व्यापार करने किसी भी देश में तो वहाँ के संस्कृति कल्चर को भी देखेंगे और अपना संस्कृति कल्चर से कंपेयर करेंगे, अच्छा लगेगा तो अपनाएंगे और मिक्स करेंगे, नहीं तो छोड़ देते थे। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल से भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से थे आदि। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिणी पूर्व एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। ये जो ब्रैकेट वाला है ना, इसको नहीं छोड़ना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो, अब क्वेश्चन पूछ देगा मार्को पोलो किस देश का यात्री था, तो पुर्तगाल का, ठीक है ना, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्ति का काल था। सामंत का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे राज्य के सपोर्ट से एक केंद्र में एक राजा बैठता है, इन्हीं के सपोर्ट से माने आज का मान लीजिए स्टेट हो गया, ठीक है ना, सामंती व्यवस्था हो गया, यानी कि सामंत अपना हाथ मान लीजिए 1 2 3 4 गो सामंत मिल गया तो राजा को कमज़ोर कर देता था, युद्ध के लिए चैलेंज कर देता था। यानी कि छोटे छोटे राज्य मिलकर जिनके सहयोग से एक राज्य बनता था उसको सामंती व्यवस्था कहते हैं। इनके पास भी अपनी सेना होती थी, ठीक है ना, इनके पास सेना और वाणिज्य व्यापार का भी इनको भी छूट होता था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था, मतलब जो धर्म था ना, आज का धर्म कैसा है, उदारवादी धर्म है, ठीक है ना, और मानव के भलाई के बारे में ज़्यादा आज का धर्म बढ़ावा देता है। पहले का क्या था, पहले था आप धर्म के विरुद्ध थोड़ा भी कुछ भी खिलाफ बात बोल दीजिएगा तो आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती थी, ठीक है ना। आगे देखिए उसका विस्तार से पता चलेगा। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से मुक्त था, यानी कि पृथ्वी के बारे में लोग नहीं जानता था। सीमित भौगोलिक खोजों के कारण समुद्रिक व्यापार भी सीमित था, यानी कि भौगोलिक खोजें नहीं होती तो उस समय का व्यापार वाणिज्य भी क्या कम होता था। जितना लोग जानता था उतना ही क्षेत्र में जाकर व्यापार करता था। समुद्र में गुम हो जाने का डर लगता था वो लोगों को। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। समुद्री यात्री अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। यात्रा जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का अभी ज्ञान नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था।
समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। सबसे मेन तो यही था, राज्य की ओर से सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर किसे कहा जाता है, तो अटलांटिक महासागर को, जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुर्कर था। इसको एस आकार का महासागर भी कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को, इसको याद आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद पृष्ठभूमि यानी बेसिक, किसी भी काम करने के लिए एक बेस तैयार किया जाता है, एक प्री प्लान तैयार किया जाता है, उसी के आधार पर किसी काम को बढ़ावा दिया जाता है। तो जो भौगोलिक खोज हुआ था, उसको खोज को बढ़ावा देने में क्या क्या कारण था, ठीक है ना, और किस कारण और कैसा माहौल था, किसका किसका सहयोग था और क्यों किया गया। ज़रूरत हुआ तभी तो उन लोगों ने खोज किया, ज़रूरत नहीं होता तो भौगोलिक खोज क्यों होता। तो उन चीज़ों का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इसी बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्भूत हुआ। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम आधुनिक इजराइल में अवस्थित, यानी कि यरूशलेम यानी इजराइल, अभी का जो इजराइल है ना उसी में यरूशलेम है, पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया के नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंतिक गौरव के मिथ्याभिमान के से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा। यानी कि उस समय के सामंत न खुद को गौरवान्वित महसूस करते थे और कहते थे कि अभी वर्तमान विश्व में सबसे शक्तिशाली हम ही हैं। आज जब ऑटोमन साम्राज्य यानी कि अरबों से जब ये पराजित हुए तो उनका यह भ्रम क्या हुआ, टूट गया और वे सामंत खुद को हीन भावना से ग्रसित महसूस करने लगे। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आया। देखिए, ज़िंदगी में लाइफ में कोई भी काम होता है ना, उसका दो पहलू होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो कोई भी आप काम कीजिएगा ना तो उसका एक सकारात्मक होगा और एक नकारात्मक। निर्भर ये करता है कि आप किसको अपनाते हैं, उसी के आधार पर आपका डेवलपमेंट होगा लाइफ में। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार भी की। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। आइए इसको हम थोड़ा सा मैप पे देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इधर 15वीं आप पूछ देगा, मान लीजिए कि पुनर्जागरण काल कब से कब था, तो इसको हम लोग 15वीं से 16वीं शताब्दी, ठीक है ना। अच्छा, शताब्दी का मतलब समझते हैं, शताब्दी का मतलब हुआ 100 साल आगे और दशक का मतलब शताब्दी का मतलब हुआ 100 साल पीछे और दशक का मतलब हुआ 10 साल आगे। मान लीजिए 15वीं से 16वीं शताब्दी हुआ, तो 15वीं शताब्दी जो लिख रहा है तो इसका मतलब हुआ 1401 से लेके 1499 तक, ठीक है। 16वीं का हो गया 1400 से, ठीक है ना, 1500 से लेकर 1599 तक, इसके बीच के काल को हम लोग क्या पुनर्जागरण का काल कहते हैं, ठीक है ना। इसको याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछता है बोर्ड में। अच्छा, इसको देखते हैं थोड़ा सा। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक यानी कि 50 साल, दशक माने 10 साल, यानी कि 1501 से लेके 1550 तक, ठीक है ना। 1501 से 1550 के बीच का काल समय के बारे में चर्चा किया गया है आगे। 5 दशक यानी कि 50 साल पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कस्तूतुनिया के मार्ग से होता था। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व यानी कि 15वीं शताब्दी जो है ना, तो इसके 5 दशक पूर्व यानी कि 50 साल पहले तक, ठीक है ना, बाद नहीं, पूर्व है, पहले तक किससे होता था, कस्तूतुनिया के मार्ग से होता था, ठीक है ना, जो वर्तमान में इस्तांबुल है, तुर्की का एक शहर है। परंतु 1453 ईस्वी में कस्तूतुनिया पर तुर्की अधिपत्य ने यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक नहीं था। आइए इसको नक्शा से देखिए, किसी भी चीज़ को आप नक्शा से जब पढ़ेंगे ना, मैप के माध्यम से, तो जल्दी फिट होता है। क्या हमारा दिमाग है ना, विजुअल चीज़ को जल्दी याद कर लेता है। और सुनना हुआ चीज़ को, मान लीजिए जब कान से सुनिएगा ना तो जल्दी याद कीजिएगा, आप बोल के पढ़िएगा तो जल्दी याद कीजिएगा, और विजुअल यानी देख के पढ़िएगा तो जल्दी याद कीजिएगा। इसको आप लोग मन में पढ़ने से याद नहीं होगा, मन में जो याद करेगा उससे नहीं होगा। बहुत लोग से हो जाता है लेकिन सबसे नहीं होता है। आइए नक्शा में इस चीज़ को, घटना को हम लोग देखते हैं।
देखिए अरबों ने, देखिए पहले यहाँ पे है कस्तुनतुनिया, ठीक है ना, ये जो टर्की देख रहे हैं, टर्की, यहाँ पे एक पतला सा रेखा देख रहे हैं, ये मिला हुआ है, ये वाला लाइन, यहीं पे कस्तुनतुनिया है जिसको वर्तमान में इस्तांबुल बोलते हैं, ठीक है ना। इसी मार्ग से, जैसे यूरोपीय है जितना ही, इसी मार्ग से होकर, अब इतना दूरी तो कोई तौर करके इधर तो नहीं ना जाएगा भारत, इतना लंबा ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्टकट है, कम खर्चा कम ट्रेड, जितना लंबा मार्ग उतना ट्रेड का टैक्स होता था, कि यानी कि सब राज्य से गुजर के जाएगा, सब राज्य टैक्स लेगा, इसलिए लोग सबसे कम दूरी को अपनाता था। यहाँ पे कस्तुनतुनिया इसी मार्ग से होकर तुर्की, ईरान, फारस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होकर भारत या इधर एशिया के पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करते थे यूरोपीय। लेकिन जब ऑटोमन साम्राज्य ने यहाँ पूरा कब्जा कर लिया, लिखा है ना यहाँ पे कि तुर्की और अरबों ने जब इस पर कब्जा कर लिया तो इस मार्ग से व्यापार करने के लिए ये लोग ज़्यादा टैक्स वसूलने लगा। जो है इटली हो गया, बुल्गारिया हो गया, ये जितना शहर है, इन लोगों को जब इधर से व्यापार करने जाते तो ज़्यादा टैक्स लेते थे, जिसके कारण इन लोगों ने व्यापार का दूसरा मार्ग खोजना शुरू किया। इसी कारण भौगोलिक खोजें स्टार्ट हो गई और सबसे पहले वास्को डी गामा द्वारा इस माध्यम से व्यापारिक मार्ग खोजा गया। उसके बाद 1860 के दशक में यहाँ पे स्वेज नहर जब खुल गया तो इस दूरी को और कम कर दिया। अब सीधे मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से होते हुए, लाल सागर होते हुए, ये जो गल्फ की खाड़ी है, इसी के माध्यम से होते हुए हम लोग व्यापार करने लगे। क्वेश्चन पूछ देगा, अल्लाह स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के सब कंपास, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना, इसको घेर लेते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाएगा। 1453 ईस्वी में तुर्की ने क्या किया, अब कब्जा कर लिया था। अब कंपास देखिए कैसा होता है, देखिए यही है कंपास, ठीक है ना, प्राचीन काल का कंपास। इसका ज्ञान यूरोपियनों ने किससे सीखा था, तो अरबों से सीखा था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, याद करेंगे, ठीक है ना। ये है कंपास और एक ये है कंपास, देख लीजिए, ये हमेशा नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करता है, देख रहे हैं, नॉर्थ यहाँ पे है और रेड वाला जो है नॉर्थ, इसी साइड में खाली घूमते फिरेगा, ठीक है ना, चुंबकीय माध्यम से ही काम करता है। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिसमें बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब मतलब अक्षांश जानने वाला उपकरण, पूछ देगा एस्ट्रोलोब क्या है, वाक्य दे देगा 2-3 लाइन, तो सीधा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रोलोब का मतलब अक्षांश जानने वाला उपकरण। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। कैरावल किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया था, ठीक है ना। और ये देखिए, यह है दिशा सूचक यंत्र कंपास। आइए हम लोग कैरावल देखते हैं, कैरावल कैसा दिखता है, और उसके बाद दूरबीन कैसा दिखता है प्राचीन काल का। देखिए यह है दूरबीन, ठीक है ना, इसी के माध्यम से इसमें आँख यहाँ पे मतलब इसको ना आँख के पास लगाकर और इसको लंबा करके देखा जाता था, सिंगल दूरबीन है। देखिए इसको है, हाँ, एक हाथ से पकड़ लेना है और दूरी के साथ इसको कम बेस किया जाता था। बाहुबली फिल्म देखें आप लोग, उसी में दिखाया हुआ है, बाहुबली 2 में कैसे लेंस लगा लगा के देख रहा है उसको, और जितना कम देखना है उसको कम कीजिए, जितने ज़्यादा दूर का देखना है उसको लंबा करते जाइए। इसको रखने वाला थैला है, देखिए छोटा है ना, कितना छोटा है, और इसको खींचते खींचते लंबा कर दिया है बड़ा। उसके बाद देखिए ये भी है दूरबीन, देखिए इसका ही पीठ है जो है ना, इतना छोटा पचक के हो जाएगा। और देखिए ये है कैरावल, ठीक है ना, कैरावल जहाज जिसको पुर्तगालियों ने बनाया था, देख रहे हैं, ये पतवार से चलता था। देखिए सब है, सब वायसराय है, सब बैठा हुआ,
देखिए हुड पे बैठा हुआ है कि यहाँ पे सब मजबूत जहाज है। देखिए ना कैरावल कैसा होता है। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप, इंग्लिश और हिंदी दोनों याद करना है, ठीक है ना। हिंदी में लिख देगा इसे केप ऑफ, ऐसे तरह का लिख देगा, ठीक है ना। इंग्लिश को देवनागरी लिपि में रोमन लिपि को लिख देगा तो घबरा जाएगा, तक पहुंचा, ठीक है ना। इसको देखते हैं कि उत्मासा अंतरिप कहाँ है मैप में। देखिए यह है अफ्रीका, ठीक है, और यह है दक्षिण में है तो दक्षिण अफ्रीका। देखिए सबसे पहले इस तरह रख लेंगे, 4 दिशा, इस साइड हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम, ऊपर हो जाएगा उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, और उसके बाद बचा नीचे दक्षिण। तो ये अफ्रीका के दक्षिण में, ठीक है ना। ये अफ्रीका के कौन है, पश्चिमी तट हो गया, ये दक्षिणी एरिया हो गया, ये पूर्वी तट हो गया, ये वाला उत्तरी तट हो गया। तो दक्षिणी तट में यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप, इसी को बोला जाता है उत्मासा अंतरिप। इसका खोज किसने किया था, पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 ईस्वी में। देखिए पुर्तगाल से यहाँ पे पुर्तगाल, देखिए पुर्तगाल देश है, इतना सा छोटा, वो छोटा सा यही पुर्तगाल है, ठीक है ना। यहीं से निकले थे। बाद में 1498 ईस्वी में कौन निकले थे, वास्को डी गामा, जिस भारत का खोज किए थे। और उसके पहले कौन निकले थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में। वो निकले यहाँ से और अटलांटिक महासागर में कहाँ चले गए, विलीन हो गए। देखिए यहाँ से निकले और ये निकले तो भारत का खोज करने के लिए, लेकिन चल गए कहाँ, अमेरिका। उसके बाद आए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा और भारत का खोज किए इसी मार्ग के अनुसार, अफ्रीका के पश्चिमी तट के एरिया के होते हैं। साहसी नाविक वास्को डी गामा ने क्या किया था, उत्मासा अंतरिप होते हुए भारत के मलाबार तट यानी कि केरल के कालीकट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका क्या किया गया, स्वागत किया गया। वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था, जिसमें कौन कौन हो गया, कंपास हो गया, उसके बाद से हो गया कैरावल जहाज हो गया, दूरबीन हो गया, ठीक है ना। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद, किसने, अब्दुल मजीद ही अरब देश के थे। भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से दक्षिण अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप के बाद न भटक गए, तो उसी में चक्कर लगा रहे थे। उसके बाद अब्दुल मजीद मिले और इन्होंने ही भारत का रुख इनको कराया, रास्ता बताया। उन्हीं के सहयोग से भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया। बताइए 1 रुपये की चीज़ 26 रुपये 27 रुपये में बेच रहा है सब, 26 रुपये में कब फायदा होगा। 100 रुपये की चीज़ 2600 में बेच दिए सब, हैं। 1000 की चीज़ को 24,000 में बेच दिया, 1 लाख की चीज़ को 24 लाख में बेच दिया सब। तब लालच बढ़ेगा, फिर दौड़ा लाएगा उसी रास्ता के माध्यम से, ठीक है ना। ये 2 बार आया था ही, समझे, 2 के 3 बार, तीसरा बार में यहीं पे डेथ हो गया गोवा के तट पर उधरे। अमेरिकी अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने प्राप्त किया। इस उपलब्धि को किसने खोज किया था, अमेरिका को 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। वो समझा कि हम इंडिया पहुँच गए, लेकिन पता चला अंदर गया आदिवासी सब जाई तो दूसरे है सब। भारत का संस्कृति सबके पास है ये नहीं है, तो अब लाल लाल दिखता था सब, इसीलिए उस सब का नाम रेड इंडियन रख दिया, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज रेड इंडियन। बाद में स्पेन के नाविक, किस देश के नाविक थे, अमेरिकी वेस्पूची ने नई दुनिया के विस्तार से ढूंढा और उसे एक महाद्वीप बताया और इन्हीं के नाम पर अमेरिकन नाम पड़े। किस देश के नाविक थे, स्पेन के नाविक थे। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। ये क्वेश्चन पूछा है TRE 2 में, ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर लीजिए, TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2 में, और बिहार बोर्ड के 2020 या 22 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है मैट्रिक में। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बुक में ना ऐसे ये लिखते चलिए, जैसे जैसे हम हाईलाइट कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी हाईलाइट करते चलिएगा। चक्कर
जहाज़ से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की। किसने ऑस्ट्रेलिया की? कैप्टन कुक ने खोज किया था। साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। किसने? कैप्टन कुक ने। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। आइए इन देशों को हम लोग मैप पे देखते हैं। देखिए, यह है विश्व का नक्शा। ये हो गया अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और ये है ऑस्ट्रेलिया, जिसका ये ऑस्ट्रेलिया का, और यहाँ पे है सॉरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे है न्यूजीलैंड। और जो आदमी यहाँ आया, यहाँ भी घूमने निकल गया होगा, इसका भी खोज कर दिया, ठीक है ना। किसने किया था? कैप्टन कुक ने। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट। न्यूफाउंडलैंड का खोज किसने किया था? सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा बुक में। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार कौन थे? पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि पूर्व तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। क्वेश्चन बनेगा, यूरोपीय देशों को समस्त दुनिया की जानकारी कब हो गई थी? ऑप्शन दे देगा 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। तो क्या मारिएगा? 16वीं शताब्दी, ठीक है ना। इस तरह से अब न्यू दुनिया किसे कहा जाता है? नई दुनिया। अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है भौगोलिक खोजों के परिणाम, यानी कि जो भौगोलिक खोजें हुई उसके बाद में क्या क्या परिणाम निकल कर सामने आए। जैसे लिखा हुआ एक में, व्यापार वाणिज्य का प्रभाव। स्वाभाविक सी बात है, जब जिसको ज़्यादा मुनाफा हुआ, उसको पुर्तगाली था वास्को डी गामा, उसको 24 गुना मुनाफा हुआ, तो सीधा सा बात है वो आएगा ही उसी रास्ता से। और उसका देखा देखी पिछले लोग बहुत सारा आएगा, सब स्पेन आएगा, फ्रांस आएगा, ब्रिटेन आएगा, जर्मनी आएगा, हॉलैंड, नीदरलैंड, सब डच, सब आया सब पीछे पीछे कि रे बहुत मुनाफा है। अब आप ही के गांव का कोई गया बाहर कमाने, पठानकोट, जामनगर, कहीं कहीं गुजरात में, तो खूब कमा कर रुपये लेके आ गया छठ में। तो जब जितना उसका हितवा होगा सब, कहाँ गया था जी बाहर कमाने, तो फलनवा गए थे, तो कमाई बा हमरो हो जाए, तो हाँ लेना चल, तो चल जाएगा पीछे पीछे। उसी तरह स्वाभाविक सा बात है औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, यानी कि औपनिवेशिक यानी कि एक ऐसा राज्य बनाया गया जैसे कि उसका मतलब बाजार भी कंट्रोल में कर लिया गया, यानी कि मार्केट भी, और उसका बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप भी करके उसका राजनीतिक सत्ता भी कब्जा कर लिया गया, ठीक है ना। वाणिज्यवाद का विकास, यानी कि एक बहुत बड़ा व्यापारिक एरिया कब्जा किया गया। उसके बाद से व्यापार करने के विभिन्न तरीके सामने आने लगे। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। पहले अभी नई दुनिया का खोज या पूर्वी एशिया का खोज नहीं हुआ था, तो ईसाई धर्म यूरोप में ही सीमित था, यूरोप के ही कुछ गिने चुने देशों में ही सीमित था। लेकिन जब भौगोलिक खोजें हुए, रास्ता हुआ, तो उसके साथ साथ मिशनरियाँ भी पीछे पीछे गई थी, ठीक है ना। जैसे कि 1813 ईस्वी के लगभग मिशनरी सब कब आया था? भारत में आया था, उस सबको आने का इजाज़त मिल गया था। ईसाई धर्म में उसके बाद दास प्रथा, दास व्यापार का विकास हो गया। उसके बाद भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि, यानी कि विभिन्न अंधविश्वास थे कि हम समुद्र पार गिर जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से नाव भी अथी हो जाएगा, दैत्य होता है सब समुद्र में, विभिन्न तरह की भ्रांतियाँ थी जिसको ख़त्म कर दिया गया। ये एक एक करके इसको देखते हैं। पहले भौगोलिक खोजे के परिणाम है। भौगोलिक खोजे के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग था, यानी कि अलग थे, परस्पर संपर्क स्थापित हुए। नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया, यानी कि गुलाम बना लिया लो भारत को बना लिया, वियतनाम को बना लिया, चाइना को बना लिया, श्रीलंका को बना लिया, किसको छोड़ा? सभी। अफ्रीका को साहब टेबल पे मैप रख के
अफ्रीका महादेश को और नक्शा के रूप में काट दिया सब कि हई एरिया तुम्हारा, हई एरिया मेरा। आज भी देखिएगा अफ्रीका में, देखिए यहाँ पे ये जो अफ्रीका है देख रहे हैं नक्शा, देख रहे हैं, लग रहा है कोई चिन्ह पार पार के खींच के अपन एरिया मिलाया गया है, मिलाया है कि नहीं। अब बाकी इस सब का नक्शा देखिए कैसा है, देख रहे हैं ना। इसका देखिए साहब स्ट्रेट लाइन में काटा गया है केक के तरह, टेबल पे धो के काट काट गया हिसाब कि हम ये वाला लेंगे तुम ये वाला लो। परंतु उसके बाद भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहल का है टॉपिक व्यापार वाणिज्य का प्रभाव, इसको समझते हैं, ना सब्जेक्टिव के रूप में काम आएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग देखते चलिएगा। नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। सीधा सा बात है, लूट के सब सामान लेके चल जाता था, धन का बहिर्गमन सिद्धांत शुरू हो गया था। भारत को कुछ फ़ायदा नहीं होता था, भारत का 100 रुपये विदेश में चल जाता था अंग्रेज के पास। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। इसीलिए तो हम ही लोग के रुपये से आज तक वो इतना डेवलप है, हम लोग अभी भरपाई कर रहे हैं उस चीज़ का। अगर सही मायने में देखा जाए ना, तो हम लोग अगर यूरोप और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम लोग 1950-60 में जी रहे हैं। ये ज़िंदगी जो हम लोग अभी जी रहे हैं ना, भारत के लोग जो ज़िंदगी अभी जी रहे हैं वर्तमान में, ये ज़िंदगी अमेरिकी या यूरोपीय वासी 1950-60 में जी चुका है, ठीक है ना। अभी बहुत हम लोग उस सबसे हम लोग पीछे हैं, सोच में, हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई, बात व्यवहार, हर चीज़ में हम लोग उस सबसे पीछे हैं। क्या कि शुरुआत सबसे पहले वही किया सब, इसीलिए उस सब में ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। आज भी उस सब आगे है हम लोग से, ठीक है ना। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का निर्माण हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। आइए देखते हैं भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर। देखिए ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये जो पानी का, यही है भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, और भी बहुत सारा सागर है। तो ये जो था ना, इतने दूर से व्यापार करता था सब, ठीक है ना। यहाँ से जहाज से चलेगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से कंस्तुतुनिया होकर चल जाता था, यहाँ से मतलब है सब अटलांटिक महासागर, जितना भी बड़ा बड़ा महासागर है, अटलांटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन, इस सब का ही लोग चर्चा नहीं किया था, न जानता नहीं था सब कि कहाँ ले जाएगा, आगे जाके कहीं चपटा है, गिर गया तो फिर कैसे होगा, डर लगता था ये लोग को। क्वेश्चन पूछ देगा कि नए देशों के खोज से पूर्व व्यापार मुख्य रूप से किस सागर तक सीमित था यूरोपीय व्यापार, तो भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर। परंतु अब इनका ध्यान अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों ने ले लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और यूरोपीय व्यापार पर इटली का क्या हो जाता है, एक अधिकार हो जाता है। एक अधिकार मतलब समझते हैं, मेरा ही वर्चस्व होगा, हम ही केवल खरीद बिक्री करेंगे, बाकी कोई देश नहीं खरीदेगा। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है इंडिया में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जितना भी सॉफ्टवेयर है सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाता है, ठीक है ना। एप्पल का अपना एक iOS है, बाकी एंड्रॉयड जितना है सब माइक्रोसॉफ्ट, तो उसका एक अधिकार है, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बन पाया है। उसी तरह मान लीजिए चीन और चीनी बेचना है, तो हम भारत सरकार से डील कर लेंगे कि हम ही खाली चीनी बेचेंगे, बाकी कोई कंपनी नहीं बेचेगा, और आपको जितना टैक्स है उतना हम टैक्स देंगे। तो ये एक अधिकार हो गया कि मेरा एक अधिकार होगा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि उन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही। इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है ना। मुद्रास्फीति समझते हैं, सबके पॉकेट में पैसा का भर जाना, ठीक है ना, और वस्तु का कम हो जाना, तो सीधा सा बात है दाम बढ़ जाएगा। मान लीजिए मार्केट में लिमिट में लौकी है, एक मोतिहारी शहर है, मोतिहारी शहर का जनसंख्या है मान लीजिए 1 लाख, ठीक है, और सबके पास 10,000 15,000 रुपया डेली आने लगे, पैसा बढ़ रहा है
लेकिन वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए हम बाज़ार गए, मेरे पास खूब पैसा है, किसी चीज़ का कमी नहीं है, पैसा से भरल है, और लौका है, सब्जी है, और मान लीजिए लौका ख़रीदना है हमको, कद्दू, अब बगल में भी एक और आया, वो लौका लेना चाहता है, और दुकानदार कर बोलेगा कि हम 20 रुपये में लौका दें, और लौका बाटे बाचल एक एक हो। अब दोनों जना में हम केकरा के दी, तो हम कहें हम हमरा के दो, तो वो कही हमरा के दो, तो हम कहें तू 20 बचाओ तो हम 50 रुपया दें, तो वो कही तू 50 देव, हम 100 रुपये दें। बताइए, वही लौका, वही कद्दू, उसका दाम था 20 रुपया, कुछ उसमें चेंजिंग नहीं हुआ, लौका लौके है, लेकिन डिमांड बढ़ा कि नहीं? 100 रुपया तक भाव चला गया। कैसे भाव गया? सबके पॉकेट में पैसा था। वैसा ही स्थिति मुद्रास्फीति का होता है, ठीक है ना। व्यापार की प्रधानता बनी और वर्ग संबंध में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज में सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का उदय हो गया। दूसरा है औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। भौगोलिक खोजे के उपरांत उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास रहा। उपनिवेश मतलब गुलाम बना लेना किसी देश को व्यापार के रूप से केवल, ठीक है ना। साम्राज्य के जब उस पर राजनीतिक रूप से कब्जा कर लिया जाता है ना, तो उसको साम्राज्यवाद बोला जाता है, ठीक है ना। यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही, कंपटीशन। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने भारत व्यापार का संचालन आरंभ किया। यानी कि पहले एक एक व्यक्ति आता था, जैसे पहले वास्को डी गामा आया था कि नहीं, तो पर्सनली हुआ था, कोई कंपनी लेकर नहीं ना आया था। अब बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, कोई कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पुर्तगाली कंपनी आई, ठीक है ना, स्टाडो द इंडिया आया, ठीक है। उसके बाद से डच, सभी कंपनी में, कंपनी का रूप में, यानी कि 50-100 आदमी मिल जाता था, वो कंपनी बना दिया, लेके चल दिया व्यापार करने, ठीक है ना। इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कंपनियां प्रयत्नशील रही। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे और कुछ राज्यों द्वारा, जैसे फ्रांस की कंपनी थी वो राज्य द्वारा थी, और इंग्लैंड की कंपनी थी वो प्राइवेट सेक्टर से थी। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे, ठीक है ना, परंतु 16वीं शताब्दी के अंत तक और 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल हो गया। देखिए क्या लिखा है, कौन कब आया था। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच 1602 में, फ्रांसीसी 1664 में, डेनिश 1616, स्वीडिश 1761 में। अभी तक तो पुर्तगाली अंग्रेजी का तो पूछ ही लिया हो, सबको याद होगा। हम तो कहेंगे सब आप लोग याद कर लीजिए। देखिए 98 में खोज हुआ, 98 में आया, फिर ओकरा बाद कौन आया था, अंग्रेज आया। कंपनी की स्थापना है, आया नहीं, आया था पहले डच, पुर्तगाली के बाद डच आया था, तब अंग्रेज आया था। लेकिन कंपनी स्थापना के क्रम में डच पिछड़ गया, ठीक है ना। आने का क्रम होगा तो 1 पे ही होगा, 2 पे ई होगा, 3 पे होगा ये वाला, ठीक है ना, 4, 5 और 6। और कंपनी क्रम होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं वाणिज्य का विकास। नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा। इन्हीं भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। उसके बाद आइए ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का विकास। जैसे कि पूर्व में उल्लिखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारकों ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया। अतिक्रमण माने जबरदस्ती कब्जा किसी चीज़ पे, और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापार प्रसार ने
चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया, जिसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। 10th क्लास में भी है इसका चर्चा। उसके बाद आइए दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने, उस समय तो फैक्ट्री भी नहीं था, मानव से ही लेबर टाइप का मजदूर तरह के काम कराया जाता था, यानी कि मानव श्रम यानी कि इंसान के द्वारा किया गया मेहनत। महत्व ने क्या किया? दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। महत्व मतलब समझ रहे हैं, आज अब किस चीज़ को फैक्ट्री में महत्व देंगे? मशीन को देंगे ना। यानी कि अभी किसका महत्व है? मशीनरी का महत्व है, इसीलिए मशीन का ज़्यादा व्यापार होता है। उस समय किसका महत्व था? मानव श्रम का, इसलिए मनुष्य का ज़्यादा व्यापार होता था दास के रूप में। नए अन्वेषित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाना शुरू हुआ। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर होता था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों से जंगल को कटवाने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था कि इसने तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों का शोषण किया। उसके बाद भ्रांतियों का अंत। भ्रांतियाँ एवं अंधविश्वास एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोज ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठाने लगे। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्व की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के स्तरों पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है से स्पष्ट होता है। स्पेनिश सिक्के सामने और भी है। बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों यथा नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अन्य परिणाम। भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। उसके बाद भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोज ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। मैंने लोग तर्क के आधार पर किसी भी चीज़ से पूछते थे क्यों, मैंने कोई चीज़ धार्मिक लोग बोलते थे क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, कब हो रहा है। इन 3 चीज़ से लोग तर्क के आधार पर लोग हर चीज़ को जांचने लगे और वैज्ञानिक रूप से सोचने लगे साइंस की तरह। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के खोजों, अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद 3 चीज़ों का विकास हुआ। इसने दुनिया का यूरोपीकरण कर दिया, यानी कि चारों तरफ यूरोपीय बिछ गए और चारों ओर, जैसे भारत यूरोप में इंग्लैंड को ही ले लीजिए, कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ भारत मतलब अंग्रेज का कब्जा नहीं हुआ हो और अंग्रेज के साम्राज्य में कभी भी सूर्य नहीं डूबता था। इतना जगह कब्जा कर लिया था, समझे। अब कल इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज देखेंगे। जैसे एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो एक चैप्टर को आप लोग ऐसे गोला घेर कर दीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। इसको जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना बार इसको क्या कीजिएगा, टिक मारते रहिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए या अपडेट पाने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप ही के सहयोग और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे से वीडियो बनाकर डालेंगे। थैंक यू। जय हिंद।